हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको बीएससी एमएससी के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी विद मोर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है एडवांस कैलकुलस बीए और बीएससी के थर्ड सेम में जो आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, उसका हम लोग इसमें चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में एक यूनिट को कवर करता है। एक यूनिट मीन्स 16 मार्क्स इस चैप्टर से आपके कवर हो जाते हैं। और ये चैप्टर जो है ये 3D में पढ़ा जाता है, तो इस चैप्टर्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं। तो आज हम आई होप सो कि इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। हम इस चैप्टर को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्टली थ्योरी पढ़ेंगे, सेकेंडली एग्जाम्पल्स, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल लेके जाएंगे हम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम एडवांस कैलकुलस। ठीक है, नेम ऑफ द चैप्टर इज कर्व इन अ स्पेस। तो कर्व इन अ स्पेस में जो फर्स्ट हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखनी है वो है लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। देखो, लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या होती है? लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम जो भी कर्व या फिर सरफेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं वो एक स्मॉल पॉइंट के अराउंड पढ़ते हैं, स्मॉल एरिया के अराउंड। ठीक है, और वो जो स्मॉल एरिया होता है वो कहाँ होता है? वो स्मॉल एरिया हमारा होता है किसी भी पॉइंट के अराउंड। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड की जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम किसी भी कर्व की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है, अब आता है ग्लोबल। ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या होती है? ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो भी हम कर्व और सरफेस की स्टडी करते हैं उसमें हम उसको एज अ होल कंसीडर करते हैं, और उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम उसकी बाइट्स टोपोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। ठीक है, तो क्या ही डिफरेंस हुआ है? डिफरेंस बिटवीन लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज़ लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री आर रिलेटेड टू अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अराउंड। दैट मीन्स हम इसे को बोल सकते हैं कि इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, कि इस पी पॉइंट के नेबरहुड के जितनी भी नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो हम लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, एक कर्व की। ठीक है, और अगर हम ग्लोबल में देखें तो हम ग्लोबल में क्या करते हैं? ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो होती है उसका जो मेन फोकस होता है, मेन कंसर्न होता है, वो कवर करता है पूरे कर्व और सरफेस को एज अ होल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। देखो, फर्स्टली हमारा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो 2 ब्रांचेस होती है हमारी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की, अभी मैंने आपको बताया। फर्स्ट लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, सेकंड ग्लोबल। लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम लोग जो कर्व और सरफेस की स्टडी करते हैं वो एक नेबरहुड पॉइंट के अराउंड करते हैं। ठीक है, और जो ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री होती है उसमें हम जो प्रॉपर्टीज़ करते हैं कर्व और सरफेस की उसमें हम एज अ होल लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ कर्व इन अ स्पेस। तो देखो, कर्व इन अ स्पेस क्या होता है? कर्व इन अ स्पेस का मतलब होता है कि वो कर्व, हमारी जो ज्योमेट्री है उसमें वो कर्व जिसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं हो, मतलब उसका जो फ्लैट स्पेस होता है उसका जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है? ज़ीरो। वहाँ पे कोई फ्लैट सरफेस ही नहीं होगा। लाइक देखो, हमने जो एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में एक अगर वैसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, क्या इसमें कोई फ्लैट सरफेस दिख रहा है? नहीं ना, तो इसमें जो फ्लैट कर्वेचर है वो क्या है? ज़ीरो। जब हमारे पास फ्लैट सरफेस का जो कर्वेचर ज़ीरो हो उस वाले कर्व को हम क्या बोलते हैं? कर्व स्पेस बोलते हैं। तो जो कर्व स्पेस होता है वो होता तो हमारा फंक्शन ही है, बट उस फंक्शन में वो क्या करता है? वो फंक्शन एक ऐसा पॉइंट जनरेट करके देता है, या फिर हम बोल सकते हैं वेक्टर देता है। कहाँ देता है? 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। किसके लिए? हर एक इनपुट के लिए, जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसके लिए वो एक पॉइंट या फिर वेक्टर जनरेट करेगा। कहाँ पे? 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अब देखो हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्या था? डिस्क्रिप्शन ऑफ कर्व इन अ स्पेस। तो मैंने अभी आपको बताया कि कर्व इन अ स्पेस क्या होता है? जिसका जो फ्लैट सरफेस का जो कर्वेचर हो वो ज़ीरो हो उसको हम बोलते हैं कर्व इन अ स्पेस। ठीक है, और ये क्या होता है? ये फंक्शन होता है। अब इसमें किसका फंक्शन बता रखा है? टी का फंक्शन बता रखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। अभी मैंने बोलता है कि वो एक पॉइंट जनरेट करता है या फिर एक वेक्टर जनरेट करता है इन 3D डायमेंशनल में। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन है ना वेक्टर, क्या वेक्टर गिवन है? आर वेक्टर। आर को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो इसने किस वेक्टर को जनरेट किया है? पोजीशन वेक्टर को जनरेट किया इन 3D। 3D क्यों? क्योंकि इसके कितने कोऑर्डिनेट है? 3 है, एक्स वाई जेड। तो ये कैसा हो गया?
3 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी में ही थोड़ा और आगे चलते हैं। इसमें आता है हमारे पास पैरामीटर इक्वेशन ऑफ द कर्व। पैरामीटर इक्वेशन क्या होती है? जो इक्वेशन टी की फॉर्म में होती है। और टी क्या है यहाँ पे? टी हमारा सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, इन सम इंटरवल a टू b के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो, जब मेरे फॉर्म x को अगर हम एक्स टी की फॉर्म में लिखें और y को वाई टी लिखें और z को जेड टी लिखें, तो ये जो फॉर्म होती है इक्वेशंस की, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कर्व ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ अ सरफेस। कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये इक्वेशंस है वो इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस की है। ठीक है, जब भी हमें इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो कि हमें एक फंक्शन दे रखा है जो 3 डायमेंशनल में है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं उसके एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, सेकेंड सरफेस दे रखा है F2 जो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू में 0 है। तो दो फंक्शंस हमें दे रखे हैं, ये दोनों फंक्शन इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सरफेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, अभी मैंने आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन बताया था। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? जो टी के फंक्शन में होती है, जो हमें जिसमें हम सिंगल वेरिएबल टी के फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझे उस टी को पैरामीट्रिक इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है तो मैं कैसे करूँगी? देखो, मेरे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है? ये है ना, x इक्वल्स टू में मुझे दे रखा है t, है ना, और y इक्वल्स टू में मुझे दे रखा है, देखो x मुझे दे रखा है t, y मुझे दे रखा है t क्यूब। ठीक है, तो देखो, जब मुझे एक्स टी दे रखा है तो यहाँ पे मैं अगर यही वैल्यू डालूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या होगी? x का क्यूब, है ना। तो देखो ज़रा अपने इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है? y की वैल्यू क्या आ रही है? x क्यूब। सिमिलरली देखो, z हमें क्या दे रखा है? z हमें दे रखा है t की 6। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? z को 3 2 लिख सकती हूँ ना, 3 2 6। तो z क्या हो गया? टी क्यूब स्क्वायर। ठीक है, और टी क्यूब क्या होता है मेरे पास? y है ना, क्योंकि यहाँ पे टी क्यूब की जगह मैंने एक्स क्यूब के लिए, तो ये किसके इक्वल है? y, तो मैं इसको y का स्क्वायर लिख दूँ, है ना। तो देखो जरा मेरे पास अब क्या आया यहाँ पे? z किसकी फॉर्म में आ गया? y स्क्वायर की। y किसके में आ गया? x की। तो यहाँ से देखो मेरे पास दो फंक्शन जनरेट होते हैं, कौन कौन सा? देखो, देखो ये मुझे दे रखा है, अभी मैंने जो फंक्शन निकाला था y किसकी फॉर्म में आ रहा है? एक्स क्यूब की। तो एक मुझे मिल गया x और y का फंक्शन। यहाँ पे z किसके इक्वल आ रहा है? y स्क्वायर में दे, तो एक मुझे मिल गया y z का फंक्शन। और दोनों किसके इक्वल हैं इक्वेशन फॉर्म में? 0 के। तो ये दोनों क्या हो गए? इनको क्या बोलेंगे? ये कैसे कर्व हमें मिल रहे हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस। कैसे होगा ये? इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस f1 x, y equals to 0 and f2 y, z equals to 0 the curve in a space। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारे पास रेगुलर कर्व। रेगुलर कर्व क्या होता है? रेगुलर कर्व वो कर्व होता है जो बिल्कुल स्मूथ हो, ठीक है, रेगुलर हो, जिसमें कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी ना हो और वो नॉन ज़ीरो हो। लाइक देखो हमें ये दे रखा है, ये कैसा है? कॉन्टीन्यूस ना, कहीं पे ब्रेक नहीं आ रहा, रेगुलर है, इसमें कोई भी डिसकॉन्टीन्यूस वाला पॉइंट नहीं है, ये कहीं पे भी ज़ीरो नहीं हो रहा, बिल्कुल स्मूथ है। तो ऐसे हम कर्व को क्या बोलते हैं? रेगुलर कर्व। अगर मुझे ऐसा कर्व मिल जाए ऐसे और फिर ये ब्रेक होकर ऐसे जा रहा है, तो ये कैसा हो गया? ये नॉन रेगुलर, इसे हम रेगुलर कर्व नहीं बोलेंगे। अगर हम नेक्स्ट वे में और पढ़ना चाहें तो देखो हम रेगुलर कर्व किसे बोलते हैं? एक डिफरेंशिएबल कर्व को रेगुलर कर्व कब बोलेंगे? जब उसके सारे के सारे डेरिवेटिव कभी भी ज़ीरो ना हो, नेवर वैनिशेस। नेवर वैनिशेस का मतलब है ना ही वो कभी रुकेंगे, ना ही वो धीरे होंगे, ना ही वो वापस आएंगे, ना ही वो बैक ट्रैक होंगे। ठीक है, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर कर्व। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है टेंजेंट टू अ कर्व। टेंजेंट टू अ कर्व क्या होता है? किसी भी कर्व के ऊपर कोई हमने पॉइंट लिया, लाइक मैंने एक कर्व लिया, ठीक है, इस कर्व पे मैं पॉइंट ले रही हूँ P। इस P से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट टू अ कर्व। क्या बोलेंगे? टेंजेंट टू अ कर्व। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट जो हमें निकालना है, हमें निकालना है
यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू अ गिवन कर्व। यूनिट वेक्टर निकालना है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वेक्टर कैलकुलस में भी कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो यही अब हमें किस में निकालना है, टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर मतलब टी कैप मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो टेंजेंट टू अ वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हमें क्या क्या दे रखा है, हम लोगों को एक कर्व दे रखा है। ठीक है, सी कर्व है ये, इसका नाम है सी। इसके ऊपर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। ठीक है, और ओरिजिन से लेके जो पी तक का डिस्टेंस है वो मुझे क्या दे रखा है, आर दे रखा है, जिसको मैंने ओ नाम दिया है। और ओरिजिन से लेके जो क्यू तक का डिस्टेंस है वो मुझे दे रखा है आर प्लस में डेल आर। ये आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा, देखो इस फिगर में दिख रहा है ना, आर प्लस में डेल आर। अब उसने क्या बोला कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये पी क्यू, पहले तो सबसे पहले तो हमें यही फाइंड करना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। देखो मेरे पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पी दे रखा है, एक क्यू दे रखा है। कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है कर्व के ऊपर। कर्व क्या है मेरे पास, सी है, जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, क्या पोजीशन वेक्टर है, आर, और यहाँ पे क्या है, आर प्लस में डेल आर। ठीक है, विद ओरिजिन क्यू। ओ पी कितनी दे रखी है, ओ पी आर दे रखी है, तो हमने इसको क्या बोला, ओ पी कितनी होगी मेरे पास आर, और देखो ओ क्यू कितनी दे रखी है, आर प्लस में डेल आर। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं इस फिगर में देखूँ, इस फिगर में देखो, इस फिगर में पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी क्यू की वैल्यू होगी ओ क्यू माइनस में ओ पी। ठीक है, और जो मेरे पास ओ क्यू की वैल्यू है वो क्या है, आर प्लस में डेल आर माइनस में आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, डेल आर। तो देखो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, डेल आर आ रही है। अब उसने बोला कि जो ए है वो क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है ऑन द कर्व सच दैट ए पी इक्वल्स टू में एस। आपको देखो यहाँ पे जो मुझे ए पी दे रखा है, ये है ना, ये ए है और ये पी है। ठीक है, जो ए पी दे रखा है वो कितना दे रखा है उसने, ये आर्क दे रखी है। ठीक है, और ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है, एस है। ठीक है, जो हमारा आर्क का डिस्टेंस है, ये आर्क जो ऐसे जा रही है, इस ए पी का डिस्टेंस कितना है, एक्स, और इस ए से लेके जो क्यू तक जाएगा उसका क्या होगा, एस प्लस में डेल एस। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, ए पी कितना दे रखा है, एस है ना, और ए क्यू कितना दे रखा है, एस प्लस में डेल एस। अभी हमने पी क्यू की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी, डेल आर। इसी का क्या निकालना है मुझे, यूनिट वेक्टर। अभी अभी मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर मुझे डेल आर का कैप चाहिए तो क्या होगा, डेल आर का वेक्टर अपॉन में डेल आर का मैग्नीट्यूड। तो इसने यही निकाला, डेल एक्ट का वेक्टर और डेल आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मुझे ये जो चाहिए ये किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, कोड है। कोड जो भी मैंने अभी आपको बताई है, जो आर्क होती है वो किसके रिस्पेक्ट में, एक एस है और एक डेल एस है। अगर मैं इसमें डेल एस की फॉर्म में मुझे निकालना है अपना यूनिट वेक्टर, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी और मल्टीप्लाई करूँगी डेल एस से। ठीक है, तो मेरे पास ये फॉर्म आएगी, डेल आर अपॉन में डेल एस इंटू में डेल एस अपॉन में डेल आर। अब उसने बोला है कि जब तुम्हारा जो क्यू है वो पी पॉइंट पे आ जाएगा, तो देखो ज़रा, ये जो Q पॉइंट है, ये पॉइंट जब P पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो एक पॉइंट बन जाएगा, और इस पॉइंट से क्या जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है ना। तो देखो क्या लिखा है उसने, यही बोला है ना, देखो Q जब P पे जाएगा तो कोड PQ क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगा P पॉइंट पे। अब ये टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये टेंजेंट बनेगा तो अब मुझे क्या निकालना है, मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। तो अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है उस टेंजेंट के अलोंग। टेंजेंट क्या है, P, और P टेंजेंट कब मिलेगा, जब मेरा Q पॉइंट कहाँ पे चले जाएगा, P पे। तो मैंने क्या लगाई, लिमिट Q टेंड्स टू P, क्या मिला, डेल आर अपॉन में डेल एस इंटू में डेल एस अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर। लिमिट लगाओ, लिमिट लगाओगे तो डेल एस क्या था, आर्क ऑफ पी क्यू, और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर क्या है, कोड ऑफ पी क्यू। लिमिट लगाएंगे तो देखो जब ये जाके एक पॉइंट बन जाएगा P और वहाँ से टेंजेंट जाएगा, तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि यहाँ पे आके हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आती, 1। ये कहाँ पे टेंड करेगा, 1 पे। बचा क्या हमारे पास, ये आगे का फंक्शन। जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी आर अपॉन डी एस। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट इसने क्या बोला कि मुझे जो टेंजेंट वेक्टर चाहिए, जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर चाहिए वो टी की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, किस में चाहिए? टी कैप में निकालना है। टी कैप क्या होता है? डी आर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एस। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एस निकालते हैं तो जो मेरा डेरिवेटिव होता है वो आर डैश हम लिखते हैं, उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैंने यूनिट वेक्टर निकाला किसका? टी कैप का। अब टी कैप का निकालूंगी और टी कैप क्या है? डी आर अपॉन में डी एस। तो उसको कैसे लिखूंगी? यूनिट वेक्टर यही लिखते हैं ना, डी आर अपॉन में डी एस इक्वल्स टू में डी आर अपॉन में डी टी इंटू में डी अपॉन में डी एस अपॉन में डी टी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? टी कैप चाहिए और आर डैश हो रहा है। आर डैश किसके रिस्पेक्ट में होता है? एस के रिस्पेक्ट में। मुझे किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? टी की में। तो टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है? इस टी को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टी डी एस अपॉन में डी टी, यहाँ हो जाएगा डी आर अपॉन में डी। बोथ साइड हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। जब मैग्नीट्यूड लोगे तो हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टी कैप होता है वो कितना होता है? 1, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया? डी आर अपॉन में डी टी का जो मॉड्यूलस है वो किसके इक्वल में आ गया? डी एस अपॉन में डी टी की। अब यही वैल्यू अगर हम देखें तो जो हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन है, जो देखो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या बोलती है कि जो टी कैप है, देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बोलती है कि जो हमारा टी कैप है वो, कि जो हमारा टी कैप है वो किसके इक्वल है? डी आर अपॉन में डी एस की। डी आर अपॉन डी टी अपॉन में डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई है? ये वैल्यू आई है। इस वैल्यू का यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टी कैप इक्वल्स टू में डी आर अपॉन में डी टी, है ना, और में अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ डी आर अपॉन डी टी, यही मिलेगा ना। तो अब हमें यही तो फाइंड करना था। हमें क्या फाइंड करना था? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या हो गया मेरा? टी कैप, और टी कैप का फार्मूला क्या हो गया? ये। तो ये क्या होता है? दिस इज़ द फार्मूला ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर। देखो ये फार्मूला हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत जगह ये निकालना पड़ेगा, तो अगर आपसे आगे पूछा जाए तो आप इसे भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है हमारे पास? फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क। देखो हमें पता है कि जो टी कैप था वो क्या था हमारे पास? टेंजेंट, है ना, अलोंग एट अ पॉइंट टी। अब टी कैप क्या होता है? डी आर अपॉन में डी एस। जब हम उसे इसकी फॉर्म में लिखते हैं तो हम आर डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो आर है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर मतलब ये, है ना। इस जब मेरा डी आर अपॉन में डी एस टी कैप के इक्वल है, तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव करूँगी तो मुझे यही मिलेगा। और डी आर अपॉन डी एस किसके इक्वल था? टी कैप के। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी टी कैप। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो आर के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या है? ये टी कैप है, तो डी एस अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी एस, डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी जेड अपॉन में डी एक्स किसके कंपोनेंट हुए? टी कैप के। टी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अलोंग द टेंजेंट टी, तो इसके कंपोनेंट ये हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मैग्नीट्यूड लेंगे हम दोनों साइड, क्योंकि यूनिट वेक्टर लगा रहे तो हमें पहले मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए टी का, तो हम लोग टी कैप लेंगे। टी कैप का मैग्नीट्यूड लेंगे, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लो। मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या हो जाएगा? टी कैप का मैग्नीट्यूड अंडर रूट डी एस अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन में डी एक्स का। अब मुझे पता है ये तो मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और 1 का अगर हम इधर स्क्वायर लेके जाएंगे तो मुझे 1 ही वैल्यू मिलेगी। तो 1 इक्वल्स टू में डी एस अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन में डी एस का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो जब हम यहाँ पे लेके गए, अभी तो ये मेरे पास एस की फॉर्म में था, अगर मुझे टी की फॉर्म में चाहिए होगा, टी पेरीमीटर में, टी कोई और पेरीमीटर है ना, एनी पेरीमीटर, तो डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से डी टी अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचाएगी? यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 1, और हमने क्या किया? यहाँ पे था 1 और ये हो गया डी टी अपॉन में डी एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में अंदर वाली होल टर्म कंप्लीट आ गई। ठीक है, अब क्या किया? इस डी टी अपॉन में डी एस को इधर साइड लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? डी एस अपॉन में डी टी, और बाकी की होल टर्म यहाँ बच जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है ना, टेंजेंट वाला। तो उसके लिए नीचे क्या होता है हमारे पास? पहले ऊपर डी आर अपॉन में डी टी निकालते हैं, अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ डी आर अपॉन में डी टी निकालते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर अपॉन डी टी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा?
मैग्नीट्यूड करो डी आर अपॉन में डी टी, तो क्या मिलेगा डी आर अपॉन में डी एस इंटू में डी एस अपॉन में डी टी, क्योंकि ऊपर मेरे पास डी एस अपॉन में डी टी की वैल्यू है, तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया डी एस अपॉन में डी टी में। नेक्स्ट क्या किया कि दोनों का जो वो मैग्नीट्यूड है उन्हें अलग अलग कर दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू तो यहाँ से मुझे ऊपर मिल ही रही है, और मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होती है टी कैप, अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे पुट करी, और टी का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है वो होता है 1, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, और साथ में क्या आया था हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस अपॉन डी टी, तो डी आर अपॉन डी टी किसके इक्वल हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस अपॉन में डी टी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, क्या होगी डी एस अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर डी जेड अपॉन में किसके अंदर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है, और डी आर अपॉन में डी टी, जब भी हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होता है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं डॉट से, तो ये किसका है डी आर अपॉन में डी टी, तो ये हो जाएगा आर डॉट, ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने आर डॉट का मैग्नीट्यूड, ये एक्स का है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स डॉट, इसको वाई डॉट, इसको जेड डॉट, अभी क्या है डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, तो एक्स डॉट का होल स्क्वायर, वाई डॉट का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि जब डॉट आता है तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है टी के पैरामीटर में होता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क बिटवीन कितने पॉइंट्स इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो देखो अगर हम लेंथ ऑफ द आर्क निकालते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क निकाल लिया मुझे, ठीक है, मैंने निकाली कि मेरे पास एक वो दे रखा है कर्व, ठीक है, इस कर्व की मुझे क्या निकालनी है लेंथ निकालनी है इस वाले आर्क की, ठीक है, तो स्मॉल पार्ट है इसको दे दिया, ऐसे हमारे पास लेंथ होती है पूरे उसकी, तो मैंने स्मॉल पार्ट ले लिया, उसको लेट किया कि वो डी एस है, ये क्या है इनिशियल पॉइंट और ये क्या है फाइनल पॉइंट, ठीक है, इसके बीच के निकालने ये इनिशियल पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है, एस हमारे पास लेंथ हो जाती है, तो देखो एस इक्वल्स टू में टी नॉट से टी कहाँ पे जा रहा है टी नॉट से टी, और इंटीग्रेशन अगर मैंने स्मॉल पार्ट के लेके चल रही हूँ बड़े पार्ट में निकालने हैं तो क्या करूँगी इंटीग्रेट करूँगी, इंटीग्रेट टी नॉट से टी डी एस, तो टी नॉट से टी या डी एस क्या होता है आर डॉट का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में डी टी, आर डॉट क्या था अभी अभी हमने ऊपर देखा था आर डॉट की वैल्यू क्या आ रही थी ये, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे इंटू में डी टी, तो ये क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क बिटवीन 2 पॉइंट्स टी नॉट टू टी इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब आता है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ कर्व क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म कब बोलते हैं हम, जब हमें कोई भी इक्वेशन है कर्व की उसको नॉर्मल फॉर्म में कब बोलोगे अगर हमारे पास जो पैरामीटर यूज़ हो रहा है वो एस हो रहा है नॉट टी, अगर हमारे पास पैरामीटर एस यूज़ हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो कैसी फॉर्म होगी नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ कर्व, जहाँ पे एस क्या है मेरे पास लेंथ ऑफ द आर्क, जो भी हम ऊपर निकाल के आए हैं लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ कर्व, तो ये कर्व था इसकी जो हमने लेंथ निकाली थी उसको हम क्या बोलते हैं एस। आई होप आप सबको अपने जितने भी डाउट्स होंगे प्रॉब्लम्स होंगी वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा, बाकी आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम फार्मूलेस को कैसे यूज़ कर रहे हैं और उससे आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और डाउट्स और भी क्लियर होंगे ज़्यादा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।